अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आज फिर से आपके सक्षम उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। महिलाओं के विषय में बात करना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और एक सभ्य समाज का हिस्सा होने के नाते ये चाहती हूँ कि समाज की महिलाएं भी अपने अधिकारों के बारे में जाने, उनको ज्ञात हो, भले ही उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा हो या ना हो रहा हो। अगर उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है तो वो अपने अधिकारों के बारे में अगर ज्ञाति होगी, अगर उनको ज्ञात होगा तो वो किसी और महिला का मदद कर सकती हैं, और यदि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो खुद की मदद कर सकती हैं, खुद के लिए खड़ा हो सकती हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते आज मैं आपसे इसी विषय में चर्चा करूंगी कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप क्या कर सकती हैं और किस तरह से इससे लड़ सकती हैं। तो दुनिया में जो हिंसा है वो कुल मिलाकर 4 प्रकार के हैं। पहला नस्लीय हिंसा, दूसरा धार्मिक हिंसा, तीसरा लैंगिक हिंसा और चौथा है घरेलू हिंसा। आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के विषय में, जिसे कि हम आसान भाषा में डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार। शारीरिक दुर्व्यवहार क्या है? यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि, जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा हो तो उसे हम आर्थिक दुर्व्यवहार कहेंगे। लैंगिक दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन करना, उसका अपमान करना, उसका तिरस्कार करना, इसमें उसका अतिक्रमण करना भी शामिल है। मौखिक दुर्व्यवहार क्या है? यदि आप किसी महिला को अपमानजनक भाषा से संबोधित करें, उसका उपहास करे, उसे गाली दे, उसके चरित्र पर उल्लंघन करे, उसका चरित्र को लेकर बात करे। साथ ही आर्थिक दुर्व्यवहार, इसके अंतर्गत उसका वित्तीय संसाधनों जिसकी कि वह हकदार है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ों की हर एक महिला अधिकारी होती है। अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं, उसको खर्च का पैसा नहीं देते या उसके द्वारा कमाए गए पैसे को उसे इस्तेमाल करने नहीं देते तो ये भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगी। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का मानसिक प्रताड़ना, उसे मेंटली टॉर्चर करना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा गया है। ये जो घरेलू हिंसा है उससे रिलीफ देने के लिए भारतीय सरकार ने, संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसे कि हम घरेलू हिंसा अधिनियम या घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं। इससे पहले घरेलू हिंसा संबंधी जो घटनाएं थी उसका जजमेंट जो था आईपीसी की धारा 498 के अंतर्गत किया जाता था। लेकिन जब से घरेलू हिंसा अधिनियम संरक्षण अधिनियम बनाया गया उसके बाद महिलाओं को कानूनी सहायता दी गई तथा उनके रखरखाव के लिए उनको संरक्षित किया गया ताकि वो घरेलू हिंसा संबंधी विषयों से अपनी रक्षा कर सके। इसके अलावा रिश्तेदारों, नातेदारों, सगे संबंधियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के शारीरिक दुर्व्यवहार, जैसे कि मारपीट करना, थप्पड़ मारना, दांत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि को शारीरिक घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा गया। चलते चलते मैं आपको बता दूं, पहले की व्यवस्था थी कि 2005 से पहले घरेलू हिंसा के विषय में सिर्फ महिलाएं शामिल थी, लेकिन 2005 के बाद इसमें 14 वर्ष की उम्र से कम लड़का या लड़की, बालक या बालिका दोनों को शामिल किया गया है। अब घरेलू हिंसा में महिलाओं के साथ साथ बालक बालिकाओं जिनकी की उम्र 13 वर्ष से नीचे है उन्हें भी रखा गया है। लैंगिक दुर्व्यवहार क्या है उसे हम विस्तृत रूप से जानेंगे, जैसे बलात्कार तथा बलपूर्वक बनाए गए सेक्सुअल रिलेशनशिप, अश्लील साहित्य या सामग्री को देखने को मजबूर करना या दिखाना, बैड टच, जिसे बालक बालिकाओं को हम गुड टच और बैड टच की शिक्षा देते हैं वही बैड टच, दुष्कर्म की कोशिश करना लैंगिक हिंसा की श्रेणी में आएंगे। मौखिक दुर्व्यवहार और भावनात्मक हिंसा किसे कहते हैं, जैसे अपमानित करना, गालियां देना, चरित्र और आचरण पर उंगली उठाना, लड़का ना होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम से प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करते हुए नौकरी ना करने देना या छोड़ने पर मजबूर करना, अपने मर्जी का विवाह ना करने देना या विवाह करने पर उसे किसी प्रकार की धमकी देना, साथ ही साथ आत्महत्या की धमकी देना, मैं कहाँ
मैं कहाँ जाऊँ ना जाऊँ, इन सारे विषयों पर अगर रोक टोक लगाई जाए तो इसे भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखना चाहिए या रखा गया है, मैं कहूँगी। इसके आगे मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये जो चरित्र को लेकर बात है, किसी भी महिला के चरित्र के बारे में किसी भी प्रकार का गलत शब्द कहना बहुत ही ओछी हरकत मैं कहूँगी है। जब मैं इस विषय में स्टडी कर रही थी तब मैंने पढ़ा कि लगभग 60% भारतीय परिवारों में महिला ही महिला का शोषण करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, भावनात्मक रूप से आघात पहुंचाने वाली जो विषय है उसमें महिलाओं की श्रेणी पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। ज़्यादातर पारिवारिक लड़ाइयाँ औरतों के बीच में ही देखी जाती है, मर्दों के बीच में नहीं। क्या हम महिलाएं एक दूसरे को केवल नीचा दिखाने के लिए ही हैं? क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकती? और जहाँ तक बात है चरित्र के विषय में, तो मैं कहूँगी आप एक वैश्या को भी वैश्या नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वैश्या भी समाज की गंदगी को धोती है, तब जाकर हमारे समाज में बलात्कार की घटनाएं कम होती हैं। तो क्या एक महिला अपने चरित्र को लेकर एक गलत बात सुनने के लिए बाध्य है? ये उसको मेंटली उसको परेशान करना या मेंटली तौर पर उसे बीमार करने की कोशिश नहीं है? ज़रा सोचिएगा इस विषय में। यदि ये आपके साथ हो रहा है तो मैं कहूँगी इसके लिए डटकर खड़े हों, और यदि आप ये किसी के साथ कर रही हैं तो एक बार आपको आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप अपने अंदर परिवर्तन करें और एक महिला के साथ खड़े हों, क्योंकि आप महिला हैं तो वो भी एक महिला है। यदि आपका सम्मान करना दूसरों का कर्तव्य बनता है तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप किसी और का सम्मान करें। आगे चलते हैं। आर्थिक हिंसा, जैसे आपको या आपके बच्चों को आपके देखभाल के लिए धन राशि ना देना, संसाधन ना देना, आपको अपना रोजगार ना करने देना या उसमें रुकावट डालना, आपके आय या वेतन इत्यादि आपसे ले लेना और आपको घर से निकाल देना, ये सारे आपके साथ आर्थिक हिंसा के विषय बनते हैं। घरेलू हिंसा हो तो आपको क्या करना चाहिए, अब इसमें आते हैं। पीड़ित इस कानून के तहत एफआईआर कर सकता है। एफआईआर के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होना आवश्यक है। जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा का पता चलता है तो यह एक सुरक्षित आश्रय मुहैया करवाए जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है उसके लिए चिकित्सा सहायता यदि जरूरी हो तो उसका मेडिकल टेस्ट भी कराना जरूरी है। प्रत्येक राज्य एक सेवा प्रदाता का गठन करती है जो महिलाओं की सहायता करने का कार्य करती है। पीड़ित सेवा प्रदाता से उसकी शिकायत करने अथवा चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकता है। महिला पुरुष अधिकारी आप मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकते हैं, किंतु किस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से आपको संपर्क करना है ये आपके निवास स्थान के ऊपर डिपेंड करता है। अनुमान 10 लाख से ज़्यादा वाली आबादी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास आप संपर्क कर सकते हैं। पीड़ित को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का एक रिवाज है। आप मांग कर सकते हैं कि आपको निःशुल्क कानूनी सलाह या सहायता दी जाए। पीड़ित भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती हैं। इसके तहत प्रतिवादी को 3 साल का जेल हो सकता है। घरेलू हिंसा संबंधित विभिन्न धाराएं क्या क्या है उस विषय में अब हम बात करेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कारण से लगता है कि घरेलू हिंसा की घटना घटित हुई है या हो रही है, या जिसे ऐसा अंदेशा है कि ऐसा घटना घटित हो सकती है, वह संरक्षण अधिकारी को बिना घबराए सूचित कर सकता है। यदि सद्भावना से यह काम किया गया है तो जानकारी गलत होने पर भी उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसकी व्यवस्था घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में की गई है, जो कहता है कि पीड़ित व्यक्ति खुद या सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता सहित पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक या अधिक राहत के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
यानी यदि आपके आसपास किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की हिंसा हो रही हो तो आप इसके लिए बेझिझक कंप्लेन कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य, कमीशन, चूक या आचरण किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य या संरक्षण को नुकसान पहुंचाता है या व्यक्ति को घायल करता है या खतरे में डालता है या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो यह गैर कानूनी मांग को पूरा करने से किसी व्यक्ति से संबंधित हो तो किसी भी व्यक्ति को नुकसान और पीड़ित पहुंचाने में सफल हो जाता है तो भी वह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। यदि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कि मानसिक, शारीरिक या आर्थिक हो तो भी वह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। इन शॉर्ट, धारा 498A भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार जो व्यक्ति किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए स्त्री के प्रति क्रूरता करता है वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी, दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ उसे जुर्माना देना भी आवश्यक होगा। अनुच्छेद 14 किसी भी अनुच्छेद 14 यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 किसी भी व्यक्ति को विधि के सक्षम समानता से अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति लिंग आधारित भेदभाव करते हुए पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा और महिलाओं के साथ हो रही समस्याएं लिंग आधारित मानी जाएंगी। अनुच्छेद 15 किसी भी राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच कोई प्रकार का भेद नहीं कर सकेगा। हमारा संविधान स्पष्ट करता है कि पुरुष या महिला को समान अधिकार है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद के खंड 3 में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं। अब आते हैं सिविल एक्ट क्या होता है। ये जो भारत के अधिनियम है जो महिलाओं को संरक्षण दे रहा है घरेलू हिंसा से, इसे हम सिविल एक्ट मानते हैं। तो ये सिविल एक्ट क्या है? गैर आपराधिक अधिनियम यानी सिविल एक्ट। मूल रूप से यह अधिनियम को लाए जाने का मकसद किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित महिला को राहत देना है, उसको हिंसा की स्थिति में उसकी आर्थिक, रिहायशी, सुरक्षा आदि समस्याओं को खत्म करना है। इसका फायदा यह है कि जो महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक दबाव के चलते पुलिस थाना नहीं जा सकती या उससे बचना चाहती हैं और परिवार और रिश्तेदारों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराना चाहती, उसे भी इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण की प्राप्ति होगी। अब गोपनीयता का अधिकार, यदि कोई महिला चाहती है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना चाहे तो महिलाओं के जो बयान हैं उसको दर्ज कराने के लिए गोपनीयता रखनी बहुत ही आवश्यक है। यह उनका अधिकार है कि वो इसे गोपनीय रख सकती हैं। बलात्कार की शिकार महिलाओं की निजता बनाए रखना जरूरी है। पीड़ित का नाम और पहचान सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। महिला जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान को दर्ज करा सकती हैं। जब मामले की सुनवाई चल रही हो तो वहां किसी और व्यक्ति को मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं है। महिला चाहे तो किसी लेडीज कांस्टेबल या अधिकारी के पास भी बयान दर्ज करा सकती हैं। देर से भी शिकायत दर्ज करने का अधिकार, पुलिस अधिकारी या बहाना नहीं बना सकता कि शिकायत देर से दर्ज की गई। खास तौर पर बलात्कार, छेड़छाड़ और शारीरिक रूप से शोषित करने वाले मामलों में महिलाएं अगर देर से कंप्लेन करती है तो भी इसे जायज़ माना जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का बलात्कार, दुष्कर्म या अत्याचार हुआ हो तो वो एक मेंटल स्टेटस में नहीं होती कि वो कंप्लेन फाइल कर सके। तो इसीलिए यदि वो बाद में भी कंप्लेन करती है तो उसे स्वीकार करना आवश्यक होता है। ये जो एक्ट है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण एक्ट 2005, जिसे 26 अक्टूबर को लागू किया गया, वो इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय के अंतर्गत जितने भी संरक्षण है वो एक महिला को उसको कानूनी सुरक्षा देना, उसके निवास स्थान को सुरक्षित करना, उसके जीवन को सुरक्षित करना, उसको आर्थिक अपयश से बचाना, ये सारी समस्याओं से ये अधिनियम जो है वो संरक्षित करता है महिलाओं को।
और मैंने आपको जो बताया कि शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उससे जूझने के लिए भी ये अधिनियम एक महत्वपूर्ण भुगतान करता है, या मैं कहूँगी एक योगदान प्रदान करता है। अधिनियम की धाराएं जो है वो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करती हैं कि महिलाएं यदि कोर्ट में केस नहीं भी दर्ज करना चाहे फिर भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी एक छोटा सा प्रयास है जिसके थ्रू मैं चाहूँगी कि महिलाएं अपनी स्थिति को बदले, या किसी भी महिला का स्थिति इसके द्वारा अगर बदलता है, वह अपने लिए खड़े होती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ अगर औरत को देवी माना गया है तो कहीं ना कहीं उसी औरत के साथ अत्याचार की एक लंबी कतार लगी हुई है। तो मैं आप महिलाओं से भी एक बात कहना चाहूँगी कि अपने लिए खड़े हों। भले ही आप किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, लेकिन सबसे पहले आप खुद के लिए खड़े हों, आप अपने लिए जिए। क्योंकि जब आप अपनी भूमिका निभाएंगी ना, जब आप खुद की भूमिका निभाएंगी तो आप कहीं बेहतर होंगी दूसरों की भूमिका निभाने में। एक माँ की भूमिका आप बहुत अच्छे से निभाती हैं, एक पत्नी की भूमिका आप बहुत अच्छे से निभाती हैं, एक बहू की भूमिका आप बहुत अच्छे से निभाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक जाती हैं जब एक आप स्त्री की भूमिका नहीं निभा पाती, खुद के लिए नहीं जी पाती। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप खुद के लिए जिए, खुद के लिए खड़े हों। जब आप खुद के लिए खड़े होना सीख जाएंगी, वो समाज में एक बदलाव तभी ला पाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप इसे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और दूसरे महिलाओं की मदद करेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे साथ बने रहे आगे की वीडियोज़ में।